हेलो एंड वेलकम टू इजी पॉलिटी स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से इजी पॉलिटी चैनल में स्वागत है, जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस को एक बहुत ही इजी एंड प्रैक्टिकल वे में समझें, सो दैट पॉलिटिकल साइंस हमें एज अ सब्जेक्ट टफ ना लगे और हम जब इसे पढ़ें तो बहुत एंजॉय करके एंड डे टू डे लाइफ से हम इसे रिलेट करके समझें और सीखने का प्रयास करें। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन। ये हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 2 है, पार्ट 3 होने वाला है। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने कवर कर रखा है। सो बिफोर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट 3, यू ऑल आर सपोज टू वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड। सो पार्ट 3 अगर आपको समझना है तो पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको समझ होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तभी जाके चीजें आपको फिर से अभी समझ में आएंगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, पहला इस लेक्चर को आपको अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले इसको एक नॉर्मल स्पीड पे देखो, देन इस लेक्चर को आप 1.5 या 1.25 पर देखो सेकेंड एंड थर्ड टाइम, देन slowly you will able to understand and you will recall all the concepts। और आपको इतने अच्छे तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी कि आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज से दैट हम सिर्फ चीजों को प्रैक्टिकली वे में समझेंगे नहीं, बल्कि उसके साथ हम क्या करेंगे, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चीजों को देखेंगे, सो दैट हम एग्जाम में इसको अच्छे से, अगर इससे इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो इजीली हम टैकल कर पाए, इजीली क्वेश्चंस को आंसर कर पाए अगर इस चैप्टर से कुछ आता है। साथ ही मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर मुझे बताओगे कि इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका मैं पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और जिसका जो टेलीग्राम का चैनल है वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप सारे लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? इजी पॉलिटी। इजी पॉलिटी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सारे ज्वाइन कर लो। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने गाइडिंग वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन का हमने देखा था। आज हम प्रियम्बल को समझेंगे कि आखिर प्रियम्बल क्या होता है। ऑलरेडी आपको मैंने जिस्ट तो बता ही दिया था कि प्रियम्बल क्या है, बट अगेन हम इसको थियोरेटिकल वे में भी समझने का कोशिश करेंगे, सो डेट आप एग्जाम में ऐसे डेफिनेशन लिखो। से स्टूडेंट्स, होता ये है कि हम समझ तो जाते हैं, बट एग्जाम में क्या होता है ना कि हम उस चीज को लिख नहीं पाते हैं। राइट? आप सबने प्रॉब्लम फेस तो करा ही होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप सेम चीज को बार बार पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल इस स्लाइड लिखा है, व्हाट इज प्रियम्बल? द प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैप्चर्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द इंडियन पीपल। अब ये एक बार में चीजों को समझ, ये डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन कहीं ना कहीं रटना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का अपना अपना लैंग्वेज है, तो अगर आप उस लैंग्वेज को समझ रहे हो, उस लैंग्वेज को जो कीवर्ड्स है उसको अगर पकड़ के आप चल रहे हो, उसको अपने आंसर में कोट कर रहे हो, अपने आंसर में उस कीवर्ड्स को यूज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली यू गोइंग टू फेच अ गुड मार्क्स। मतलब आप ऑटोमेटिकली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हो गया, द प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? एक कीवर्ड हो गया सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको हार्ट भी बोल सकते हो, या इस सोल का कुछ और भी नाम, मतलब कि इसका जो और सिनोनिम्स है, इसके अल्टरनेटिव में और भी वर्ड्स यूज कर सकते हो। बट क्यों सोल हम यूज कर रहे हैं? क्योंकि हर, आई सेड ना, हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक लैंग्वेज है। जैसे बायोलॉजी हो गया, राइट? बायोलॉजी में हम क्या देखते हैं? इसमें हम ये देखते हैं जैसे सेल्स, सेल्स हो गया, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक्स आपने देखा होगा, ठीक है। मतलब अपना अपना सब्जेक्ट का लैंग्वेज है, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस का आपका लैंग्वेज है। तो आपको उस लैंग्वेज को समझना है, उस लैंग्वेज के बेस पे आपको क्वेश्चन आंसर को टेकल करना है। और ये चीज एक बार में नहीं होगा स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको अपने क्या करना है, इस सेम चीज को बार बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब पढ़ोगे तो धीरे 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 आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं फीड होते जाएगा, होते जाएगा। एंड उसके बाद आप इजिली
इस लैंग्वेज को समझ पाओगे और लिख पाओगे। सो आप लैंग्वेज पे ध्यान दो, कीवर्ड्स पे ध्यान दो। आप समझ जा रहे हो, बट सिर्फ समझने से आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जो एक्चुअल लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज के बेस पे चीजों को करना है। तो इसके लिए आपका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन यही है कि एक चीज को, ये लिखा हुआ जो भी जैसे ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज, फिलॉसफी, यहाँ पे एक बार में समझ नहीं आएगा। इसको 3 बारी, 4 बारी, 5 बार रिवाइज करो। देन ऑटोमेटिकली जब ये चीज आप अपने हैबिट में ला लोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आपके ब्रेन में फीड हो जाएगी। ठीक है। सो अब शुरू करते हैं, समझते हैं प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल एक सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी क्या है, आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट। हमारे पास हार्ट है, हमारे पास दिल है जो धड़कता है, किसी के लिए धड़क भी सकता है, आप सबका धड़कता भी होगा शायद। राइट। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है, एक सोल है। इससे होता ये है कि ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या है, एम क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है, हमारे सिटीजन जो हमारे जो पब्लिक है, सिटीजन है, उनका विजन क्या है, वो प्रीएम्बल हमें बताता है। इट कैप्चर्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द इंडियन पीपल। ये क्या करता है, ये क्या हमारा सपना है, जो इंडियन पीपल है, जो इंडियन सिटीजन है, उनका सपना क्या है, वो हमारा प्रीएम्बल बताता है। ठीक है। इंडियन इंडियन पीपल का जो द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन पीपल, बेसिकली ये है कि हमारा जो इंडियन जो सिटीजन्स है, उनको उनको कैसा देश चाहते हैं, वो कैसा ड्रीम्स होते हैं कि हमारा देश क्या होना चाहिए। हमारे देश में भूखमरी नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, हर किसी को इक्वालिटी से ट्रीट करा जाए। राइट। इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजन का एक विजन है। तो प्रीएम्बल क्या करता है, प्रीएम्बल इसी विजन को कहीं ना कहीं एक समराइज वे में बताता है, तो उसको ही हम प्रीएम्बल बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज प्रीएम्बल, प्रीएम्बल क्या है। तो आपको यही डेफिनेशन लिखना है, द प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान दो, द प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैप्चर्स, क्या कैप्चर करता है, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन पीपल। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। राइट। सो अब हम ऑब्जेक्टिव के, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्रीएम्बल, स्टेट द गोल द इंडियन वांट टू अचीव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमको जस्टिस, ठीक हो, सबको इंसाफ मिले, लिबर्टी, सबको फ्रीली घूम सके, जिसका जो मन हो कर सके, इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन, सबको इक्वालिटी से ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अगर पीएम है तो उनको लॉ के नजर में उनको अलग से ट्रीटमेंट मिलेगी, एंड जो नॉर्मल सिटीजन है, नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं, उनको अलग नहीं। अगर एक प्राइम मिनिस्टर अगर कोई मर्डर करता है तो सेम चार्ज लगेगा। सेम चार्ज से मेरा कहने का मतलब है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूरे जीवन के लिए उनको जेल में डाला जाएगा, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को डाला जाता है। जो क्राइम, जो मर्डर का जो पनिशमेंट अगर नॉर्मल पीपल के लिए जो एप्लीकेबल है, वो सेम चीज किसके लिए एप्लीकेबल होनी है, प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। वैल्यूज क्या, वैल्यू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू क्या है, सॉवरेन। सॉवरेन मतलब क्या, हमारा जो देश है वो देश के नागरिक ही इस पे रूल करेंगे, देश के जो नागरिक है वही यहाँ पे राज करेंगे। देश का नागरिक डिसाइड करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। ठीक है। देश का नागरिक डिसाइड करेगा, कोई अमेरिका के नहीं बताएगा कि अब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर को हमें मोदी जी को बनाना, नहीं। इंडियन सिटीजन डिसाइड करेंगे वोट के थ्रू कि किसको हमें प्राइम मिनिस्टर बनाना है। अगर इंडियन सिटीजन चाहते हैं मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो वही बनेंगे। अब कोई वो अमेरिका आके नहीं डिक्टेट करेगा, ट्रम्प साहब आके नहीं बताएंगे कि हाँ मोदी को बना दो, राहुल गांधी को बना दो, नहीं। इंडियन पीपल विल डिसाइड। इसको कहते हैं सोवरेन, यानी कि खुद पे खुद का रूल, दैट इज कॉल्ड सोवरेनिटी। इसको और डिटेल में हम आगे जानेंगे, बट बेसिक यही चीज आप अभी तक समझ के रखो। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब क्या, कि जो सरकार, जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है वो सबके लिए मतलब इस तरीके से मतलब बनाई जाए, सो दैट जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको क्या हो कि मतलब कि उनका जो जो प्रॉब्लम्स है, जो वो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, पॉवर्टी में जो जो पॉवर्टी से बेसिकली उनको निकालने का काम करें, जो सरकार की जो भी पॉलिसीज है, इस तरीके से पॉलिसी बने ताकि सबको मतलब एटलीस्ट सबके पास बेसिक मीन्स तो हो। बेसिक मीन्स से कहने का मतलब रोटी हो, कपड़ा हो, एजुकेशन मिले, ये सारा काम सरकार का, उससे हम सोशलिस्ट एक सिंपल टर्म में हम समझ सकते हैं। सेकुलर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो,
कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, हर कोई भाई मतलब हर कोई इकट्ठे मिलके इस देश में रहेगा। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक मतलब क्या, डेमोक्रेटिक यानी कि डेमोक्रेसी हमारे देश में हमारे डेमोक्रेसी वाला आप चैप्टर देखोगे, पार्ट चैप्टर 1 है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। बट अगेन आई एम रेफरिंग दैट थिंग दैट डेमोक्रेसी में अगर सिंपल तरीके से आप क्या समझते हो, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, इलेक्शन के थ्रू वो चूज हो, ऐसा ना हो कि मतलब कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता। हर 5 साल में पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के थ्रू क्या किया जाता है, इलेक्शंस के थ्रू हमारे जो नेता है वो चूज किए जाते हैं, राइट। मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर 5 साल में इलेक्शन होगा, अगर वो हारते हैं तो उनको हटना पड़ेगा, जो जीतेगा, जैसे राहुल गांधी जीतते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सो डेमोक्रेसी, ठीक है। फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, आपने बहुत फेमस डेफिनेशन अब्राहम लिंकन का तो पढ़ा ही होगा। सो वही डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी मतलब सिंपल तरीके से ये भी समझ सकते हैं, जहां पे जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करे, जहां पे जनता रूल करे, दैट इज आल्सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। एक ये भी डेमोक्रेसी का फॉर्म है। ये सारी चीजें डिटेल में पार्ट चैप्टर 1 में बताई गई है। आप जस्ट मतलब एक छोटा सा ब्रीफ में मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ डेमोक्रेसी का। ये सारी चीजें आप चैप्टर 1 में डिटेल में डिस्कस करी गई है, आप वहां से समझ लेना। एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब क्या, जैसे रिपब्लिक का मैंने चैप्टर 1 में भी शायद बताया ही था, बट अगेन मैं बताऊं रिपब्लिक का सिंपल मतलब क्या होता है। जैसे कि आप सबसे इसको मैं दो तरीके, सबसे पहले तो आपको मोनार्की समझना पड़ेगा। रिपब्लिक समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि मोनार्की क्या है। गॉट इट। आखिर मोनार्की है क्या, तो मोनार्की सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, मोनार्की कुछ नहीं बट मोनार्की इज नथिंग बट एक ऐसा सिस्टम जहां पे किंगशिप रूल चले, किंग का रूल चले। अब एग्जांपल समझते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम, है ना। ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या होता है, वहां पे एलिजाबेथ, एलिजाबेथ 1, एलिजाबेथ 2 क्वीन बनती है, फिर चार प्रिंस चार्ल्स, ऐसे लोग होते हैं। मतलब कि उनका जो फैमिली के जो लिनिएजेस है, फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें चलती है, मतलब कि किसी को वोट के थ्रू राजा नहीं है। जैसे कि ब्रिटेन का जो राजा है, उनके जो फैमिली जो लेगेसी है उनके अकॉर्डिंग चल रहा है। वहां पे राजा को कोई जनता चूज नहीं कर रहा, वहां का प्राइम मिनिस्टर चूज होके आते हैं थ्रू द वोट, बट नॉट अ किंग चूज बाय द वोट। पीपल वोंट चूज देयर किंग्स, वो डायरेक्टली फैमिली के लिनिएजेस के अकॉर्डिंग जो चीजें चल रही है। इसको और इजी तरीके से बताऊं तो जैसे कि मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल, या जैसे कि जिस टाइम में मुगल थे, या जो जिस टाइम होता है जहाँ पे किंग किंग राजशाही चीजें जब चलती थी, जहाँ पे राजा का बेटा राजा बनता था, उस टाइप का वहां पे तो इलेक्शन नहीं होता था। वैसे यूके में किंग का इलेक्शन नहीं होता, वहां पे फैमिली, उनका जो फैमिली है, जो 200-300 साल से जो भी हो चलते आ रहे हैं, तो उन्हीं से राजा का ये मरेगी तो क्वीन एलिजाबेथ मरी तो क्वीन एलिजाबेथ 1 आई 2 आई, इस तरीके से चलता है। बट इन इंडिया इसको हम क्या बोल देंगे, सबसे पहले मोनार्की, इसी को बोल देते हैं मोनार्की। जहाँ पे मोनार्क रूल है, मोनार्की है, मतलब कि फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ही लिनिएज से राजा बनेगा या रानी बनेगी। बट रिपब्लिक में क्या है, हमारे जो देश के हेड है, जैसे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अभी द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। प्रेसिडेंट यार ये सही DENT, अच्छा ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू जी प्रेसिडेंट है हमारी, है ना। तो मुर्मू मैडम कैसे बनी, इलेक्शंस के थ्रू, राइट। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जितने भी पार्लियामेंट में एमपी चूज करके जाते हैं वो इलेक्शन, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्शन क्या है, ये सारी चीजें और डिटेल में आपको 10 11 12 में देखने को मिलेगा। मतलब जो हम इनडायरेक्टली हम चूज करते हैं अपने प्रेसिडेंट को भी, है ना। और हर 5 साल में प्रेसिडेंट हमारे जो है चेंज होते हैं ना। मुर्मू जी से पहले रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद से पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद से पहले शायद ये थे, प्रणब मुखर्जी जी थे, है ना। उनसे पहले कौन थी, उनसे पहले प्रतिभा देवी पाटिल, उनसे पहले कौन थे, उनसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम, तो सारे कैसे इलेक्शंस के थ्रू। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब इलेक्शंस के थ्रू हम इलेक्ट करके अपना हेड, स्टेट ऑफ हेड चूज करें, उसको रिपब्लिक। बट जहां पे इलेक्शन ना हो, जिसके फैमिली के मेंबर ही बने, जो सदियों से चलते आ रहे प्रथा, उनको हम मोनार्की बोल देंगे। गॉट इट, आई होप आई एम क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। फिलोसफी, अब हमारा प्रीएम्बल का फिलोसफी क्या है, एक्सप्लेन द विजन एंड थिंकिंग बिहाइंड द व्हाट काइंड ऑफ नेशन वी वांट टू बिल्ड टुगेदर। आखिर हम किस टाइप का हम अपना देश चाहते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया
कि हम ऐसा देश का विज़न करते हैं, ऐसा देश चाहते हैं, जहाँ पे किसी के साथ लड़कियों के साथ दुष्व्यवहार ना हो, रेप ना हो, है ना? कोई भूखा ना मरे, हर कोई एक इकट्ठे साथ में मिल के रहे, हमारा देश बहुत डेवलप करे। ये सारी चीज़ें विज़न है, ठीक है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सो फिलॉसफी है व्हाट काइंड ऑफ वी वांट टू बिल्ड टुगेदर, कैसा नेशन हम साथ में मिलके बनाना चाहते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएबल का विज़न है। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस, बट अगेन अगर कहीं पे कोई डाउट अ, नहीं होगा, आई एम श्योर, बट स्टिल अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई लव टू गिव योर ऑल आंसर्स, और आई लव टू सी ऑल योर क्वेरीज। मैं खुद से उस चीज को पढ़ूंगा और उसका आंसर भी करने का पूरी तरीके से प्रयास करूंगा ना। अब स्टूडेंट्स, आप एक ऐसा कंट्री का इमेजिन करो जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, है ना? एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है, ठीक है? अब इसको बहुत ही एक सिंपल तरीके से आप लोगों को मैं समझाता हूँ। आपका स्कूल है ना? ये आपका स्कूल हो गया। सो स्कूल में क्या होता है? आप सबने 8 बजे कहाँ जाना है? 8 एएम में आप लोगों का क्या होगा? 8 एएम में आप सभी लोगों का होगा क्या? असेंबली में भी होता होगा। 9 पीएम से 9 एएम से क्या होता है? आपकी क्लासेस शुरू हो जाती है ना? जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड, टिफिन, ये सारी चीजें होती है ना? मंडे को फर्स्ट पीरियड में क्या होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सारी ऑलरेडी आपका रूटीन हो गया ऐसे। ये आपका रूटीन हो गया। तो मंडे को फर्स्ट पीरियड में हो सकता है मैथ्स, सेकंड में सेकंड पीरियड हिंदी, थर्ड इंग्लिश, में भी इंग्लिश, ठीक है? वेडनेसडे हिंदी पहले, मैथ्स सेकंड एंड इंग्लिश थर्ड। ट्यूसडे, अच्छा वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे आपका क्या हुआ? थर्सडे मान के चलो इंग्लिश पहले, हिंदी, मैथ्स, ये सारा चीज प्री प्लान है, इसके अकॉर्डिंग चीजें चलती है। एंड नाउ अब इमेजिन करो कि आपका कोई रूटीन ही नहीं मिला, नहीं मिला, तो ये मैथ वाली जो मैम है या सर है क्या करेंगे? इनका मन करेगा कि नहीं, मैं आज नौ पहले पीरियड में मैं मैथ्स नहीं लूंगी, मैं अपना सेकंड या थर्ड थर्ड पीरियड में अपना फर्स्ट पीरियड लूंगी। तो ये क्या करेंगे? ये थर्ड पीरियड में आ गई मैम या सर, हिंदी का सर बोलेंगे नहीं मैं तो अपना पीरियड में थर्ड पीरियड, तो क्या होगा? कैओस हो गया ना, कैओस हो गया, तो कोई चीज तरीके से ढंग से नहीं चल पाएगी। तो किसी भी चीज को चलाने के लिए मतलब तो इससे क्या हो, मन मर्जी। मैथ्स का मैम टीचर को जो मन करे वो कर रहे हैं, तो नहीं मेरा जब मन तब मैं आ जाऊँ। हिंदी के जो टीचर उनका जब मन तब आ जाओ, तो मन मर्जी कर रहे हैं ना। आप लोगों स्टूडेंट्स अगर आप लोग को 8 बजे आना है, डिसाइड ही ना हो कि नहीं आप लोग को 8 बजे असेंबली ग्राउंड में आना ही आना है, तो जो स्टूडेंट्स का जब मन हो नहीं मैं तो 9 बजे उठता हूँ, 9-10 बजे, तो क्या चीजें तरीके से चल पाएगी? नहीं चल सकती ना। वैसे ही देश है, देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा, ठीक है? तो क्या देश तरीके से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, तो सारे जगह क्या होगा? केओस, केओस का सिचुएशन होगा ना। कोई भी चीजें तरीके से रन नहीं करेगी। जब रन नहीं करेगी तो नेता का जो प्राइम मिनिस्टर का जो मन करेगा वो करेगा। वो क्या करेगा? कोई उनके अगेंस्ट कोई बोलेगा उनको जेल में डाल दिए, किसी को मतलब फांसी पे लटका दिए, कुछ जिसको जो मन करे वो कर दिया, है ना? सो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कहीं पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीजों को तरीके से चलाने के लिए, ठीक है? सो यहाँ पे वही दिया है, इमेजिन अ कंट्री विदाउट रूल्स, जहाँ पे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स है, सिटीजन को कोई राइट नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है कि अगर सिटीजन का राइट वायलेट हो तो कौन डिसाइड करेगा? उसके लिए कोई कोर्ट नहीं है। लीडर्स कैन डू व्हाटएवर दे वांट, जो नेता होंगे उनका जो मन है वो करेंगे। सो साउंड स्कैरी, राइट? बहुत स्कैरी नहीं है, मतलब तो जिसका मन जो चाहे वो तो करेगा। बहुत अजीब साउंड कर रहा है ना? सच अ कंट्री बिकम डेंजरस एंड अनफेयर फॉर एवरीबॉडी। ऐसे सिचुएशन, ऐसे देश क्या हो जाता है? ऐसा देश ये बन जाता है कि बहुत डेंजरस हो जाता है सभी के लिए। ऐसा देश कहीं न कहीं मतलब मतलब यहाँ ऐसा देश में डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। जिसको जो मन हो जनता के साथ बहुत ज़्यादा
दुष्व्यवहार होगा, फिर जिस नेता को जो मन करेगा वो करेंगे, राइट? तो ये सारी चीजें हैं अगर किसी कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो और अनलिमिटेड किसी को पावर दे दिया जाए, इसलिए लिमिटेशन हर चीज पे जरूरी होती है, ठीक है ना? आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ, इसमें देखेंगे कि और अभी हम आगे क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। ये साउथ अफ्रीका का स्ट्रगल क्या हुआ वो देखेंगे। हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्यों चाहिए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस किया बट इसको और डिटेल में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ क्या है ऑलरेडी मैंने बताया बट इसको डिटेल में भी देखेंगे। बट हम आज इस पार्ट को ही कवर करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस बाकी जो है इन चीज़ों पे जाएँगे। व्हाई नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। तो साउथ अफ्रीका स्ट्रगल अब देखने और समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। एपार्थाइड सिस्टम इन व्हाट? एपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। अब हम देखेंगे साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड सिस्टम। तो बिफोर गोइंग डायरेक्टली इन डिटेल डिस्कशन, किसी भी डिटेल डिस्कशन से पहले हमें क्या जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, हमें वर्ड को समझना। स्टूडेंट्स, अगर आप वर्ड को डिकोड करना सीख गए ना, अगर आपको पता चले, अगर वर्ड से मीनिंग निकालना तो आप पूरा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट माइंड में कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि आखिर कॉन्सेप्ट है किस बेस पे, राइट? तो मेरी कोशिश हमेशा से यही रहेगी कि आपको मैं इस तरीके से मैं वर्ड्स को डिकोड करना सिखाऊं, सो दैट आप वर्ड्स को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है। इसका मतलब वर्ड का मतलब अगर वर्ड समझ गए, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट समझने में भी इजी हो जाती है चीजें आपके लिए, ठीक है? तो हमें पहले समझे क्या है, उससे पहले एपर्टाइड, ठीक है? एपर्टाइड का मतलब समझ, एपर्टाइड मतलब कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? एपर्टाइड मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एपर्टाइड का सिंपल मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ब्लैक्स एंड व्हाइट में डिफरेंशिएट करना, काले और गोरे में डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करना, उसी को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहा गया, जो कहाँ में प्रैक्टिस होता था? साउथ अफ्रीका में, ठीक है? Apartheid were a brutal system of racial discrimination. They divide people by skin color and denied basic human right. एक ऐसा सिस्टम, ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो पीपल इंसान को डिवाइड करता है ब्लैक स्किन में एंड व्हाइट स्किन, मतलब स्किन के कलर के बेस पे डिवीजन जो किया जाता है उसी को एपेटाइट बोला जाता है। और ये ह्यूमन राइट्स मतलब कि और इसको डिस्क्रिमिनेट करके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करना है उसमें भी डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? तो ये वाला जो डेफिनेशन है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस डेफिनेशन को लर्न कर लेना कि व्हाट इज एपेटाइट, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साउथ अफ्रीका में 20% जो लोग थे माइनॉरिटी थे, ठीक है? एंड एंटायर पॉपुलेशन जो बाकी 80% जो पॉपुलेशन जो वहाँ की थी वो क्या थे? वहाँ की जो पॉपुलेशन बाकी 80% जो थे वो क्या थे? वो ब्लैक्स थे, ठीक है? ब्लैक इन मेजोरिटी 80%, जिसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। उनके देश में उनको वोटिंग राइट नहीं है। सरकार में उनको बोलने को कोई इजाज़त नहीं, वो सरकार में कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है? कोई उनके पास फ्रीडम नहीं है। ये सारी चीज़ें किनके पास ये है पावर्स? जो 20% जो गोरे हैं, मतलब कि वही ब्रिटिशर्स जो थे वो, ठीक है? मेनली ब्रिटिश हो सकते हैं और भी अलग-अलग व्हाइट्स आके वहाँ पे रूल करते हैं बट मेनली ब्रिटिशर्स थे। फोर्स सेपरेशन जैसे कि अलग स्कूल, अलग हॉस्पिटल, बसेस अलग, बीचेस, इवन पार्क, बेंचेस फॉर डिफरेंट रेसेस, अलग-अलग सारी चीजें सेपरेशन थी। कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। एब्सेंस ऑफ इक्वालिटी, ना कोई इक्वालिटी, कोई जस्टिस, डेमोक्रेसी, नथिंग। डिफरेंशिएट क्रिएट करके उनको कोई राइट्स नहीं दिया जाता, ठीक है? अभी आप इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है? एक स्कूल कॉलेज इमेजिन करो जहाँ पे जो फिर जो गोरे स्टूडेंट्स थे उनको मॉनिटर बना दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? और जो बाकी दूसरे हैं उनको कोई पोजीशन होल्ड करने को यू नो राइट नहीं है, तो कैसा आप लोगों को फील होगा? डोंट यू थिंक दिस इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट यू? आपके जो टीचर आपको क्लास मॉनिटर जब बनाते हैं उसमें काले गोरे तो नहीं देखते, है ना? हो सकता है किसी का मार्क्स देखते हो सकता है कि बहुत ज्यादा बच्चा एक्टिव है उनको देख के बना देते होंगे, राइट? सो वो चीज है। दूसरा सेपरेट बेंचेस एंड वाटर, राइट? जो जो हो सकता है जो बहुत बहुत ज्यादा गोरा उनके लिए क्या है,
अलग बेंचेस है, जो थोड़े से काले हैं उनके लिए अलग बेंचेस है। क्या डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ एक क्लासरूम में की जाए, तो क्या आपको बुरा लगेगा कि नहीं? क्या आपको आपके लिए ये चीज़ें एक्सेप्टेबल है? तो आपका आंसर है नो, क्योंकि आपने ये चीज़ फेस करा ही नहीं। बट क्या इफ अगर ऐसी चीज़ें आपके क्लासरूम में होती तो क्या आपको कैसा लगता? आप जस्ट अपने माइंड में थोड़ा-सा इमेजिन करो। इमेजिन फॉर 30 सेकंड। अगर आप आँख बंद करो और इमेजिन करो कि अगर आपके क्लास में अलग-अलग बच्चों को बैठाया जा रहा है बेस्ड ऑन कलर, जो गोरे हैं अलग बैठेंगे, जो काले हैं अलग बैठेंगे, तो आपको डिस्क्रिमिनेशन फील हुई कि नहीं? अगर पानी जो गोरे हैं अलग पानी उनके लिए पानी का वाटर का अरेंजमेंट है, जो काले हैं उनके लिए अलग है, तो आपको डिस्क्रिमिनेशन फील होगी कि नहीं? सो योर आंसर शुड बी येस, होगी। यही सारी चीज़ें साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस हुई होती थी। और वहाँ के लोग ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करते जस्ट बिकॉज़ दे आर ब्लैक इन कलर, ठीक है? सो ये चीज़ें वहाँ पे प्रैक्टिस होती थी। नो राइट टू स्पीक, ना उनको कोई वोट देने का अधिकार, ना उनके पास कोई राइट। मेजॉरिटी हैज़ नो वॉइस इन डिसीजन। वहाँ पे जो भी डिसीजन ली जाती थी, जो मेजॉरिटी 80% उनका कोई बात सुनता ही नहीं था। जो 20% जो गोरे लोग जो डिसाइड करते वो डिसाइड कर दिए। उनकी वजह स्टिल जस्ट इमेजिन उनके देश में ही उनको हर एक राइट से, हर एक अधिकार से उनको वंचित रखा गया, उनको सेपरेट रखा गया। तो उनके साथ तो बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हुई ना, इसीलिए उन्होंने रिवोल्ट किया, वो चीज़ों को माँगे देखेंगे, प्रोटेस्ट किया एंड फाइनली वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। दिस इज़ ये क्या है? एक प्योर इनजस्टिस एक्ज़ैक्टली हाउ एपार्थाइड वर्क इन साउथ अफ्रीका बट नॉट ऑन अ मैसिव नेशनल स्केल बट ऑन अ स्मॉल। यही सारी चीज़ें साउथ अफ्रीका की बहुत ब्रॉडर लेवल पे इस चीज़ों को कहीं न कहीं देखने को मिला। ये सबको हमने स्कूल एग्ज़ाम्पल से समझा बट ये चीज़ें बहुत ब्रॉडर लेवल पे साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करी जाती थी। सो एपार्थाइड के अगेंस्ट स्ट्रगल ब्लैक, ये जो इनजस्टिस है ब्लैक जो साउथ अफ्रीकन से एक्सेप्ट करना नहीं एक्सेप्ट करें, ठीक है? ये जो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, दे ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉट पीसफुली फॉर डिकेड्स टू एंड डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने पीसफुली क्या किया? पीसफुली इकट्ठे आए और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, लड़ाई की। वहाँ पे जो सबसे मेन जो पार्टी थी जो इस प्रोटेस्ट को जो जिसने लीड करा, वो कौन पार्टी थे? वो पार्टी था इंडियन नेशनल कांग्रेस। जैसे कि इंडिया में इंडियन सॉरी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इंडिया में किसने हमारा इंडिपेंडेंस को लीड किया, मतलब जो मेन इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने क्या किया? जैसे जो कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी है, बाकी जो सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जिस पार्टी से आते वही पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल कहीं ना कहीं लीड करा था इंडिया में, है ना, इन लोगों ने करा था। सो वैसा ही साउथ अफ्रीका में जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने ये प्रोटेस्ट, ये रेवोल्यूशन, ये प्रोटेस्ट कहीं न कहीं लीड करा। मैन अरेस्टेड थाउज़ेंड, इस प्रोटेस्ट में बहुतों हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया गया। डिमांड बढ़ा कि हमें क्या इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। हमें किसका डिमांड है? लोग कहते हैं वोटिंग राइट्स दो। जो भी रेशियल सेग्रीगेशन है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट को जो अलग-अलग सेग्रीगेट करके रखा है उसको खत्म खत्म करो। इनकी डिमांड्स थी। रेसिस्टेंस, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जैसे नेशनल फादर इंडिया में किसको माना है? महात्मा गांधी, एमजी, है ना? महात्मा गांधी को माना है क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं चीज़ों में एक लीड रोल में थे इंडिया में। वैसे ही वहाँ का एक नेशनल फादर फिगर जो है, वो कौन सा? नेल्सन मंडेला। उन्होंने बिकम द ग्लोबल फेस ऑफ एंटी एपार्थाइड एंड मूवमेंट। इन्होंने मूवमेंट चलाई, यानी कि जो ब्लैक्स के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन होती थी, वो कहीं न कहीं फ्रंट पे आके उन्होंने लीड करा। किसने लीड करा? साउथ अफ्रीकन नेल्सन मंडेला जी ने। ठीक है? ये इंसान 27 ईयर्स जेल में रहा, ठीक है? नेल्सन मंडेला, ये नेल्सन मंडेला जिनका फोटो आप गूगल में देख लेना। 28 साल, 27 ईयर्स दिस पर्सन स्पेंड देयर लाइफ इन जेल। इमेजिन स्टूडेंट्स, अगर हमको कोई 6 महीना बोल दे जेल में रहने का, हम नहीं रहेंगे। बट दिस पर्सन स्पेंड देयर एंड ऑलमोस्ट होल लाइफ इन जेल। किसके लिए? इनकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग थी। फॉर व्हाट? फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, जो ब्लैक्स एंड व्हाइट में जो भी इश्यू थे, दिक्कतें थी, उसके लिए इन्होंने क्या किया? फाइट फाइट किया कि इनको लगा कि नहीं हमारे देश में गलत हो रहा है, तो इन्होंने खुद का लाइफ को सैक्रिफाइस करके एक लीड रोल निभाया और एक पूरे दो वर्ल्ड के लिए एक एंटी अपार्थाइड मूवमेंट का कहीं ना कहीं रोल मॉडल बने। चूज पीस ओवर रिवेंज। When finally freed, he promoted forgiveness and unity instead of hatred. जब फाइनली जब
कि जेल से आया और जो फाइनली व्हाइट्स ने मतलब एक्सेप्ट किया इनके डिमांड को, तो इन्होंने ब्लैक व्हाइट को इन्होंने पनिशमेंट नहीं दिया इन्होंने एक्सेप्ट किया उनको भी कि चलो हम लोग इकट्ठे साथ में मिल के रहते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एक लाइफ लेसन भी है। हमारे दोस्तों ने क्या हमारे साथ कुछ कभी गलत कर दिया या कभी हमारे में कुछ गलत बोल दिया तो हम क्या करते हैं उनसे रिवेंज लेना चले जाते हैं। और अभी तो क्लास 9-10 के स्टूडेंट उनमें ब्लड में इतनी गर्मी होगी कि भाई चल गैंगबाजी करते हैं, चल इनको मारते हैं। उसने मेरी बंदी को कैसे देख लिया, ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है। ये सारी चीज़ें तो आपकी क्लासरूम में चलती होंगी आई एम श्योर। बट सी इन्होंने क्या कि इनको 27 साल जेल में रखा गया है। व्हाइट्स ने साउथ अफ्रीका में इनके साथ इतना गलत करा इन लोगों के साथ बट स्टिल नेल्सन मंडेला ने डिसाइड किया कि हम इनको माफ कर देंगे, हम इकट्ठा मिलकर रहेंगे। सो ऐसे ही हमारे पास लाइफ लेसन ये है ना कि हमारे से कोई गलत करता है तो हमें उनको कहीं न कहीं माफ कर देना चाहिए कुछ हद तक। क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स है ना? हमें साथ में इकट्ठे मिलके हम बहुत अच्छा चीज़ें कर सकते हैं। अगर हम 4 दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करके क्या फ़ायदा? अगर हम मिलके रहे तो एक अच्छा बॉन्डिंग बना सकते हैं, एक अच्छा मेमोरी बना सकते हैं, जो कि पूरे लाइफ हम चेरिश करेंगे, पूरे लाइफ उस चीज़ को याद करेंगे, हाँ, यार हमारा कितना अच्छा दोस्त था, ब्ला-ब्ला चीज़ें। ठीक है? तो हमें हर किसी के रिवेंज वाला माइंडसेट नहीं रखना। हमें कहीं न कहीं हमारा दिल इतना बड़ा होने का हमें माफ़ करना हमें आना चाहिए। तो हम नेल्सन मंडेला जी से चीज़ सीख सकते हैं। आई बिलीव्ड इनका बहुत अच्छा कोट है, आई बिलीव देन एंड आई बिलीव नाउ इन डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी फॉर पीपल। ये कहते हैं कि मैं पहले भी बिलीव करता था, मानता था, आज भी मानता हूँ किसमें? डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी मतलब कि जहाँ पे हर किसी को बोलने का अधिकार हो। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एवरीवन हैज़ द राइट टू स्पीक। हो सकता है आपके ओपिनियन से मैं डिसएग्री करूँ स्टूडेंट्स, बट आपको भी अधिकार है, मैं आपको रोक नहीं सकता बोलने के लिए, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी आपको ये अधिकार देती है कि आप अपने ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, बता सकते हो। भले मुझे अच्छी चीज़ें ना लगे, हो सकता है आप मेरे अगेंस्ट में बोल रहे हैं, बट आप बोल सकते हो क्योंकि डेमोक्रेसी का यही तो खूबसूरती है। कि जिसको जो मन चाहे वो बोल सकता है। सो यही ये कह रहे हैं कि मैं पहले भी विश्वास करता था, आज भी करता हूँ, किसमें? डेमोक्रेसी में एंड इक्वालिटी फॉर ऑल पीपल और सबको हम इक्वल देखते हैं। ब्लैक्स, व्हाइट जो भी लोग हों, हम सारे लोग इक्वल हैं। एज़ अ ह्यूमन बीइंग वी आर इक्वल। मंडेला प्रूव्ड दैट मोरल करेज कैन चेंज हिस्ट्री। जैसे कि मैंने 27 साल रहने जेल में आने के बाद उन्होंने कहीं न कहीं देश को मतलब इस डिस्क्रिमिनेशन से हटाया। तो उनका विल पावर देखो, सोचो कितना स्ट्रॉन्ग था, है ना? उनका जो विल पावर था स्टूडेंट्स कितना स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने डिसाइड करे कि डिस्क्रिमिनेशन मैं खत्म करके रहूँगा देश में, तो खत्म उन्होंने करा। वैसे ही अगर हम डिटरमिन हो जाए कि नहीं हमको लाइफ में बहुत अच्छा कुछ अचीव करना है तो मतलब करेंगे। तो ये होती है पावर ऑफ मोरल डिटर्मिनेशन, मोरल करेज। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडेज़ क्लास। आज इतना ही, अगले पार्ट में हम फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अपने मैसेज को पिंग कर सकते हो एंड आप अपना कुछ सजेशन भी दे सकते हो कि आपको और कैसे लेक्चर चाहिए, क्या लेक्चर और हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या लेक्चर ज़्यादा पार्ट ज़्यादा बड़ा हो रहा है या कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझने की ज़रूरत है। आप अपने सजेशन डेफिनिटली कमेंट बॉक्स में दो, हम उसका जो भी सॉल्यूशन होगा उसको रिज़ॉल्व करने की पूरी से पूरी प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ पार्ट। अब मिलते हैं अब पार्ट 4 में। थैंक यू।